कि तीर जो थे सधे के सधे रह गए, हाथ जो थे बंधे के बंधे रह गए, और अशोक जी को राहुल जी ने सीएम चुना, सचिन पायलट खड़े के खड़े रह गए। कांग्रेस पर यह आरोप लगता है कि वो बुजुर्गों की पार्टी है। देखिए, जो भी नेता, बाहरी नेता आते हैं या आके टिकट लेके चले जाते हैं, उससे कार्यकर्ता बहुत दुखी हो जाता है। अक्सर कहा जाता है कि कांग्रेस के जो नेता होते हैं वो जनता के बीच जाने से ज़्यादा एक परिवार की परिक्रमा करने में लगे रहते हैं। इसके बारे में क्या विचार है आपके? यदि कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति कांग्रेस में आता है तो उसे महत्वपूर्ण पदों पर स्थापित किया जाता है। यदि उसमें काबिलियत हो तो और अच्छी बात है, नहीं भी हो तो उन्हें पद सौंप दिए जाते हैं, चाहे वो गांधी परिवार हो या सिंधिया परिवार हो या पायलट परिवार हो। ऐसे में क्या तिवारी परिवार से होने का फ़ायदा आपको मिला कुछ कांग्रेस में? आज मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पंडित विनय शंकर तिवारी को हमारा चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र के जनता जनार्दन ने बस इसलिए चुना था क्योंकि ये पंडित हरिशंकर तिवारी के पुत्र थे। लोगों को लगा जिस तरह पंडित हरिशंकर तिवारी अपने बल पे अपने कार्यों को कर लेते थे, या जो कार्य दूसरे विधानसभा के रहते थे उसे भी अपने चिल्लूपार विधानसभा में लाके करा लेते थे, वो उस दमखम के साथ पंडित विनय शंकर तिवारी काम करेंगे। लेकिन विनय शंकर तिवारी उस मामले में फेल हुए। और निश्चित तौर पर हमारे नंद परिवार से हमेशा राजनीति में कोई ना कोई इस समाज, इस क्षेत्र के लिए आगे आके इन लोगों के दुख और इन लोगों की परेशानियों को हल करने का काम आगे भी करेगा। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर में और हमारे साथ मौजूद हैं गोरखपुर जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव श्री साहिल विक्रम तिवारी जी। तो चलिए बिना महती भूमिका के जुबान पर लगे तालों को हटाते हैं और आपको सीधे रूबरू कराते हैं साहिल विक्रम तिवारी जी से। नमस्कार तिवारी जी, स्वागत है आपका द पॉइंट मीडिया पर। नमस्कार, और पॉइंट मीडिया के सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार एवं सादर प्रणाम। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है और राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे पिताजी डॉक्टर विजयानंद तिवारी गोला ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, जो कि चिल्लूपार विधानसभा का मध्य केंद्र है जी, मध्य क्षेत्र है, और जिला पंचायत सदस्य भी वो रहे हैं जी। और हमारे बड़े पिताजी डॉक्टर अच्युतानंद तिवारी धुरियापार विधानसभा, जो कि इस वक्त चिल्लूपार विधानसभा में मर्ज हो चुका है जी, उसके वहाँ से विधायक भी रह चुके हैं, निर्दल विधायक थे सन 1984 में। और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करके और दूसरा चुनाव सन 89 में उन्होंने कांग्रेस के ही टिकट पे लड़ा था जी। और हमारा परिवार वैसे पुराना कांग्रेसी है, खाटी कांग्रेसी जिसे कह सकते हैं आप जी। और हमने हर समय कांग्रेस के सारे संघर्षों में कांग्रेस का साथ दिया है। पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए पहले तो मैं राजनीतिक इच्छा उतनी नहीं थी हमारी कि मैं राजनीति में आऊँ। मैं आमतौर पे पेशे से एक इंजीनियर भी हूँ, मैंने बीटेक किया हुआ है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में। और मैं अपनी पढ़ाई जब कंप्लीट करके आया और मेरा मैं कैंपस इंटरव्यू लेके जॉब कर रहा था, तो वहाँ पे भी और प्लस क्षेत्र में जब आता था तो लोग कहते थे कि बताइए आपके परिवार की राजनीति इतनी अच्छी थी, आज कोई राजनीति में इतना इंटरेस्ट लेने लायक क्यों नहीं कोई ले रहा है। काफ़ी एक मन में मलाल रह जाता था कि राजनीति इतनी अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि होने के बाद भी अगर राजनीति से मैं दूर रहूं और बनी बनाई जिसे ज़मीन मिले, मेहनत थोड़ी सी करके लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम किया जाए, तो क्यों नहीं राजनीति में इच्छा जाहिर किया जाए चलने का। तो उसी वक्त से मैंने ये सोचा कि राजनीति में चला जाए। और अपने जितने लोग हैं, जो लोग हमारी कुछ साल, मतलब हम लोग जैसे राजनीति में कुछ साल 4-5 साल 6 साल हम लोग राजनीति से एकदम दूर हो गए थे, तो वो चीज़ें हम सोचे कि अगर ज़्यादा दिन दूर रहे तो हमारे लोग, अपने लोग जो हैं वो टूट के बिखर जाएंगे। आखिर एक उम्मीद के साथ, एक आस के साथ हमारे साथ वो लोग जुड़े हुए थे, उन्हें फिर से जोड़ के उन्हें सहेज कर चलेंगे, क्योंकि उनकी मजबूती तभी सामने आएगी जब हम उनकी लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे जी। तो हमें अपने लोगों को सहेजना है, अपने लोगों को साथ रखना है, और मैं तभी मजबूत होऊंगा जब हमारे लोग, हमारे शुभचिंतक, हमारे मित्र मंडली सारे लोग मजबूत होंगे, तभी मैं भी मजबूत होऊंगा। तो मैं यही सोचा पृष्ठभूमि को अच्छे तरीके से बनाया जाए और परिवार की राजनीति, क्षेत्र की राजनीति को, एक साफ सुथरी राजनीति को, जहाँ पे हम लोगों ने, अपने परिवार के लोगों ने हमारे इतना काम किया है, उसे पुनः स्थापित किया जाए और एक नए दौर में नए युवा जोश के साथ राजनीति की शुरुआत किया जाए। जैसा कि आपने बताया कि आप इंजीनियर हैं जी। हमारे दर्शक जानते भी हैं कि बिहार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, वो भी इंजीनियर हैं, और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी, वो भी इंजीनियर हैं। तो क्या ये इंजीनियरिंग में ये नया प्लेसमेंट दिया जा रहा है कि आप इंजीनियरिंग करके पॉलिटिक्स में भी आ सकते हैं? नहीं, देखिए, राजनीति का स्तर इतना गंदा हो चुका था कि जब तक शिक्षित लोग राजनीति में नहीं आएंगे, राजनीति साफ नहीं होगी।
जब राजनीति गंदी हो जाती है तो अच्छे समाज के अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग राजनीति में एंट्री करते हैं और राजनीति को साफ करने का बीड़ा उठाते हैं। उसी उद्देश्य के साथ राजनीति, हम अपने चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र की गंदी राजनीति जो चल रही है उसको साफ करने के लिए ये बीड़ा उठाया हूँ। जैसा कि आपने कहा कि आपके जो लोग थे क्षेत्र में वो मिलते थे जब आपसे, तो कहते थे आपके परिवार की जो विरासत है वो बिखर रही है। जब मुझे जहाँ तक याद है आपके पिताजी से हमारे चैनल के लिए सुशांत ने बात की थी, तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि क्षेत्र से जो भी उठेगा मैं ये कोशिश करूंगा कि हमारे जो भी लोग हैं वो उन्हें वोट दें। तो यदि आपके परिवार की इतनी पकड़ है वहाँ पर, तो आपको आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या ये माना जाए कि आप, जैसे कहा आपने कि पीढ़ी दर पीढ़ी आप खाँटी कांग्रेसी रहे हैं, तो कांग्रेस की जो खाँटी परंपरा है उसका निर्वाह कर रहे हैं आप? देखिए, हम जब जिस घर में हम रहते हैं, स्वाभाविक सी बात है कि वो बाप दादा का बनाया हुआ घर होता है, जिसमें हम जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं और बढ़ते हैं। बाप दादा की एक उम्र, आयु सीमा जब पूरी हो जाती है तो उसको घर को चलाने का जिम्मा उस नाती और लड़के के ऊपर आता है। राजनीति भी यही है, परिवार द्वारा बनाई हुई राजनीति, पीछे हमारे पूर्वजों द्वारा बनाई हुई राजनीति, हमारे पिता द्वारा बनाई हुई राजनीति, वो कर्म भूमि, उसको संभालने के लिए मुझे आना पड़ेगा और अपनी चीज़ों को, अपने समाज में अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए, समाज के लोगों का दुख दर्द को देखने के लिए आने वाले समय में इसको सोचते हुए मुझे इस राजनीति में उतरना पड़ा। और निश्चित तौर पर हमारे नंद परिवार से हमेशा राजनीति में कोई ना कोई इस समाज, इस क्षेत्र के लिए आगे आके इन लोगों के दुख और इन लोगों की परेशानियों को हल करने का काम आगे भी करेगा। जैसा कि आपने अभी एक शब्द का प्रयोग किया था कि हमारे क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र चिल्लूपार की गंदी राजनीति को देखकर, तो ये गंदी राजनीति शब्द का आपने प्रयोग क्यों किया था? देखिए, हमारे विधानसभा क्षेत्र में काम तो होता नहीं है, लेकिन नाम का श्रेय लेने के लिए हमारे आदरणीय विधायक जी पंडित विनय शंकर तिवारी और आदरणीय पूर्व मंत्री जी राजेश त्रिपाठी जी में नाम की क्रेडिट लेने के लिए 2020 मैच खेला जाता है। काम नहीं होगा, काम होने में बरसों लग जाएंगे, लेकिन नाम हमारा जल्दी से जल्दी फेसबुक और प्रिंट मीडिया में आ जाए, उसके लिए ये लोग क्या करते हैं, 2020 मैच खेलते हैं। इनके समर्थक कहते हैं कि पंडित जी ने, विनय शंकर तिवारी जी ने काम कराया है, और हमारे पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी जी के समर्थक कहते हैं कि उन्होंने काम कराया है, और काम अधर में लटका रह जाता है। आज हमारे यहाँ की स्थिति, चिल्लूपार विधानसभा की स्थिति देख लीजिए तो सड़कों का हाल देख लीजिए, गोला बड़हलगंज का, जो कि एकदम दयनीय स्थिति है। और आप हमारे जल निकासी की देख लीजिए, हमारे क्षेत्र के रोजगार के साधन देख लीजिए, कुछ नहीं है। एक दुरियापार चीनी मिल, जो हमारे बड़े पिताजी डॉक्टर अच्युतानंद तिवारी जी के विधायकी कार्यकाल में जो एक दुरियापार चीनी मिल का शुरुआत हुआ था, जो उस क्षेत्र के लिए एक रोजगार का साधन था, उसे भी चलाने के लिए ये लोग चलवा नहीं पाए, सक्षम नहीं है, बंद हो चुका। अगर चाहते तो पंडित हरिशंकर तिवारी उस समय कैबिनेट मंत्री थे, उस चीनी मिल को चालू करवाने के लिए वो अपना सारा कुछ लगा सकते थे, जोर शोर सब कुछ लगा सकते थे। वो रोजगार के एक अच्छा साधन था उस क्षेत्र के लोगों के लिए। लेकिन क्या हुआ, हमारे क्षेत्र के युवा आज भी क्यों घूम रहे हैं इधर उधर? क्योंकि हमारे क्षेत्र के युवा के ऊपर कभी किसी तरह की, किसी भी जनप्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया, और ना आगे भी उन्होंने ध्यान देने वाले, क्योंकि यहाँ राजनीति लोग अपनी रोटी सेकने के लिए करते हैं। राजनीति का असली उद्देश्य है जन सेवा। अगर हम जन सेवा से पीछे हट जाएंगे तो हम फिर आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। आज मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पंडित विनय शंकर तिवारी को हमारा चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र के जनता जनार्दन ने बस इसलिए चुना था क्योंकि ये पंडित हरिशंकर तिवारी के पुत्र थे। लोगों को लगा जिस तरह पंडित हरिशंकर तिवारी अपने बल पे अपने कार्यों को कर लेते थे, या जो कार्य दूसरे विधानसभा के रहते थे उसे भी अपने चिल्लूपार विधानसभा में लाके करा लेते थे, वो उस दमखम के साथ पंडित विनय शंकर तिवारी काम करेंगे। लेकिन विनय शंकर तिवारी उस मामले में फेल हुए। आज भी चिल्लूपार विधानसभा में आप देख के आइए, चिल्लूपार विधानसभा में जो भी कामें आ रही हैं वो एकदम नील के बराबर है, ना के बराबर है। चिल्लूपार विधानसभा की स्थिति, ये दयनीय स्थिति के जिम्मेदार ये हमारे विधायक जी हैं, और इनके पूर्व मंत्री हमारे पंडित हरिशंकर तिवारी जी हैं और राजेश त्रिपाठी जी हैं। नहीं तो चिल्लूपार विधानसभा की स्थिति बहुत अच्छी होती, वहाँ के लोगों को रोजगार के कई साधन उपलब्ध कराए जा सकते थे। आप ही बताइए, हमारे क्षेत्र में बस स्टैंड के निर्माण की बात किया गया, बस स्टैंड के निर्माण का क्रेडिट हमारे राजेश त्रिपाठी ले रहे हैं, विनय जी ले रहे हैं, लेकिन बस स्टैंड का कोई नींव नहीं अभी पड़ी। तो ये तो बस काम हो ना हो, लेकिन नाम जरूर हो। ये तो हमारे क्षेत्र की गंदी राजनीति है। यानी काम की नहीं, नाम की राजनीति आपके क्षेत्र में होती है, ऐसा आप कहना चाहते हैं। चलिए, कुछ पार्टी से जुड़ी हुई बातें करते हैं। आपकी पार्टी के बारे में कहा जाता है कि यदि पीढ़ी दर पीढ़ी, जो खाँटी कांग्रेसी, जैसा कि आपने शब्द यूज किया था, यदि कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति कांग्रेस में आता है तो उसे महत्वपूर्ण पदों पर स्थापित किया जाता है। यदि उसमें काबिलियत हो तो और अच्छी बात है, नहीं भी हो तो उन्हें पद सौंप दिए जाते हैं, चाहे वो गांधी परिवार हो या सिंधिया परिवार हो या पायलट परिवार हो।
ऐसे में क्या तिवारी परिवार से होने का फ़ायदा आपको मिला कुछ कांग्रेस में? देखिए, आज की वर्तमान कांग्रेस इस पर नहीं टिकी है कि मैं उस परिवार से हूं तो मुझे पद दे दिया जाए। मुझे महासचिव बनाने से पहले मुझे पहले जिम्मेदारी मिली थी। मुझे उरुआ ब्लॉक में किसान जन जागरण अभियान का कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। उसके पहले और मुझे पार्टी के ये कोरोना काल में मुझे हेल्प डेस्क में मेरा नंबर डाल के इस कोरोना काल में मुझसे सेवाएं ले का पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी, जिसके लिए मैं जनता की सेवा कर सकूं। मैं लोगों को खाना पहुंचाया, खाना खिलाया। उसके बाद मैंने जो हमें किसान जन जागरण अभियान में काम मिला, उसमें भी मैं गोरखपुर ज़िले में सारे ब्लॉकों में 1 नंबर उरुआ ब्लॉक को ला के मैंने दिया था। तो जब मेरी काम की पहचान ऊपर तक गई, लोगों ने देखा, तब जाके मुझे इस महासचिव पद से सम्मानित किया गया। ये पद जो मुझे मिला, जो सम्मान मुझे मिला, उसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी का तहे दिल से शुक्रिया भी करता हूं। हाँ, इस बात का जरूर हमें थोड़ा सा तवज्जो मिला होगा कि हमारा परिवार पुराना कांग्रेसी है और हमारे परिवार के सभी लोग, हमारे पिताजी, हमारे बड़े पिताजी कांग्रेस की सेवा में दिन रात एक करके कांग्रेस पार्टी के प्रति हर स्तर का प्रयास किया, उसके हर संघर्षों में लड़ाई लड़ा, जेल आंदोलन किया। तो आने वाले समय में इस परिवार का कोई व्यक्ति कांग्रेस से जुड़ रहा है तो इसका मतलब है कि उसको भी पार्टी सम्मान देगी, क्योंकि हमारे परिवार ने बहुत सारे जन आंदोलनों में पार्टी का सहयोग करते हुए जेल भरो आंदोलन या बहुत सारे मुकदमे झेले। पार्टी उनके उस संघर्षों का रिजल्ट हमें दिया, उनके उस संघर्षों का मुझे उपहार दी है और मेरी मेहनत का मुझे परिणाम दी है। अक्सर कहा जाता है कि कांग्रेस के जो नेता होते हैं वो जनता के बीच जाने से ज़्यादा एक परिवार की परिक्रमा करने में लगे रहते हैं। इसके बारे में क्या विचार है आपके? देखिए, परिवार की परिक्रमा करना शब्द तो मैं नहीं कह सकता। देखिए, परिक्रमा लोग करते रहते हैं। कुछ लोग टिकट के लिए परिक्रमा करते हैं, कुछ लोग पद के लिए परिक्रमा करते हैं, लेकिन वर्तमान समय में आपको मैं बताऊं, कांग्रेस पार्टी में इस वक्त जो काम करेगा वही आगे बढ़ेगा। आप पार्टी में हमारे संघर्षों को देख लीजिए। पार्टी में मुझे महासचिव पद मिलने से पहले मेरे कई सारे मुकदमे हो गए। मैंने किसी का परिक्रमा नहीं किया, मैंने किसी के साथ नहीं गया। हाँ, पार्टी ने जो भी निर्देश दिया उसमें मैं अपने जिलाध्यक्ष, अपने उपाध्यक्ष या अपने कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ मैं कदम से कदम मिलाकर चला। अगर उन पर मुकदमा हुआ तो मुझ पर भी मुकदमा हुआ। पार्टी की नीतियों को मैंने जन जन तक पहुंचाया। पार्टी के सारे कार्यों को मैंने बताया, लोगों को समझाया। पार्टी की आगे की रणनीति क्या है, कैसे पार्टी जनता को अपने साथ जोड़ना चाह रही है, कैसे अपने उद्देश्यों की पूर्ति करेगी, ये सारी चीज़ों को मैं बताकर ही मैं गया। और परिक्रमा नाम की चीज़ तो मैं कभी किया भी नहीं। आपकी पार्टी में अक्सर देखा जाता है कि जो आयातित नेता होते हैं उनका सफ़र बहुत आसान होता है। ऐसे में कार्यकर्ताओं की मनोदशा क्या रहती है? देखिए, जो भी नेता, बाहरी नेता आते हैं या आके टिकट लेके चले जाते हैं, उससे कार्यकर्ता बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ जुड़कर काम करते हैं, संगठन की मजबूती लाते हैं, संगठन को मजबूत करते हैं। और किसी भी पार्टी की मजबूती उसके संगठन की मजबूती पर निर्भर करती है। उसमें बिना जानने, किसी कांग्रेसी को न जानने वाला, किसी कांग्रेस परिवार को न जानने वाला अगर कोई व्यक्ति टिकटार्थी हो जाता है, टिकट पा जाता है और चुनाव लड़के चला जाता है या पार्टी से मिले पैसे का दुरुपयोग करके चला जाता है, तो उसमें कार्यकर्ता बहुत दुखी हो जाता है। फिर कार्यकर्ता को नेता नहीं मिल पाता है कि हम किसको अब पकड़ें। और उस समय कार्यकर्ताओं की मनोदशा ये हो जाती है कि कार्यकर्ता भी बिखर जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं। जब उनके बीच का कोई नेता अगर नहीं टिकट पाया, उनके बीच का कोई कार्यकर्ता टिकट नहीं पाया, तो बाहरी कार्यकर्ता के साथ वो जुड़ने में जुड़ने में उन लोगों को दिक्कतें महसूस होती हैं। वो परहेज करते हैं कि मैं इनसे जुड़ूं, क्योंकि वो जानते हैं कि अवसरवादी नेता है ये। आज इनको यहाँ वो अवसरवादी इसलिए है कि उनको ये टिकट चाहिए था चुनाव लड़ने के लिए, पैसा कमाने के लिए, जीतने के लिए, और उसके बाद ये जीतने के बाद ये फिर कांग्रेस पार्टी को लात मार के या कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करके चले जाएंगे। ये अवसरवादी नेता लोगों से हमेशा बच के रहना चाहिए। एक किसी कवि ने कहा था कि तीर जो थे सधे के सधे रह गए, हाथ जो थे बंधे के बंधे रह गए, और अशोक जी को राहुल जी ने सीएम चुना, सचिन पायलट खड़े के खड़े रह गए। कांग्रेस पर यह आरोप लगता है कि वो बुजुर्गों की पार्टी है, युवाओं पर अक्सर बुजुर्गों को तरजीह दी जाती है। इसके तमाम उदाहरण पड़े हुए हैं आपकी पार्टी में। ऐसे में एक युवा के तौर पर आप कांग्रेस में कैसा महसूस करते हैं, क्या भूमिका महसूस करते हैं, और आने वाले 5 सालों में अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, एक कहावत है
जी जैसे आपने कहा, तो मैं कहावत नहीं, मैं ये मेरी बनाई कहावत है जी कि पुरानी सोच मतलब क्या होता है? अनुभवी सोच। जी अनुभव वरिष्ठ जन के पास होता है, और मैं इसी उद्देश्य की पूर्ति के साथ काम करता हूं कि पुरानी सोच और युवा जोश जब तक मिलेंगे नहीं, तब तक किसी भी चीज़ का उद्धार नहीं होने वाला है। पुरानी सोच से तात्पर्य हमारा ये है कि अनुभव वरिष्ठ नेता, और नए युवा जोश से मतलब है कि युवा नेता लोग, क्योंकि युवा नेता के अंदर जोश होता है और उनके अंदर हिम्मत होती है, जज्बा होता है लड़ने का, लेकिन अनुभव की कमी होती है। अनुभव वरिष्ठ नेता लोग देते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन कांग्रेस पार्टी ने रखा कि अशोक गहलोत जी को एक अनुभवी नेता और सचिन पायलट जी को एक युवा नेता। ये कॉम्बिनेशन वहाँ के लोगों को भी पसंद आया। ठीक है, समर्थक कहते हैं कि युवा नेता को आगे बढ़ाया जाए, जरूरी है, युवा नेता हम आगे आएगा। अगर वरिष्ठ नेता, जब अनुभवी नेता हटेगा तो युवा नेता की ही वो जगह बनेगी, लेकिन उस अनुभव को ग्रहण करने के लिए उसके साथ काम करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। पुरानी सोच यानी पुराने लोगों के अनुभव को ग्रहण करने के लिए उनके साथ लग के काम करना पड़ता है। आज मैं राजनीति में अपने पग पग पे, एक एक कदम पे जो भी चीज़ें मैं सीखता हूँ, अपने पिताजी के वजह से सीखता हूँ, क्योंकि वो अनुभवी हैं। मुझे पता है कि अगर मैं ठोकर खाऊंगा तो मैं गिरूंगा, तो मुझे संभाल लेंगे, वो बता देंगे कि बेटा आगे पत्थर है, आप ठोकर खा के गिर सकते हो, वहाँ संभलना कैसे है। तो ये अनुभवी लोगों का इस पार्टी में बहुत ज़रूरत है, लेकिन हाँ, युवा नेतृत्व को भी आगे लाने की ज़रूरत है, लेकिन उस अनुभवी सोच के साथ। सर, कि आपने कहा कि युवा सोच, युवा जोश और अनुभवी सोच का ये कॉम्बिनेशन वहाँ के लोगों को बहुत पसंद आया, लेकिन उसके बाद से पार्टी इस डर में रहती है कहीं पायलट विमान लेके ना उड़ जाए। ये अक्सर देखा जा रहा है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं या जो नेता हैं वो पलायन कर रहे हैं कांग्रेस में। ये स्थिति क्यों आ रही है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये पार्टी को डर नहीं है किसी से जी। कांग्रेस पार्टी आज की पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी इतनी पुरानी पार्टी है कि बहुत सारे नेता आए, बहुत सारे नेता गए, और बहुत सारे नेता कांग्रेस से ही बन के निकल गए। आज आप देखिए, बसपा, सपा, या आप लालू यादव की पार्टी या ममता बनर्जी की पार्टी, ये सब कांग्रेस की देन है। तो कांग्रेस को कभी डर नहीं रहा है कि हमारे नेता चले जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। जिसको जहाँ जाना होगा वो जाए, कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस जहाँ थी वहाँ रहेगी, कांग्रेस आगे बढ़ी है, आगे बढ़ेगी। दूसरी चीज़, सचिन पायलट जी की सोच क्या निर्भर करती है, क्योंकि सचिन पायलट जी को भी ये बाद में एहसास हुआ कि जो बीच में दिक्कतें आ रही थी वो मिसअंडरस्टैंडिंग से हो रही थी। ठीक है, अशोक गहलोत जी एक वरिष्ठ हैं, उनकी अनुभवी सोच और युवा जोश में, मैंने बोला ना, युवा जोश उबाल खाती है, तो उन्हें लगता है कि जल्दी से जल्दी मैं उस चीज़ को पालूँ। नहीं, अभी उसके लिए समय होना चाहिए। तो कभी हम डरेंगे नहीं कि कोई छोड़ के चला जाए, और जिसको अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारनी होगी वही कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि उसका अस्तित्व अब खत्म होने वाला है। जैसा कि आपने कहा कि तमाम नेता जो कांग्रेस की ही देन है, उसमें आपने एक नाम लिया लालू प्रसाद यादव का। ये पूरा देश मानता है कि वो कांग्रेस की ही देन है, क्योंकि जब जयप्रकाश नारायण जी के ऊपर लाठियां चली थी, लालू प्रसाद यादव ने एक एक लाठी अपने शरीर पर खाई थी, और इसी वजह से बिहार की सारी जनता के मन में यदि लालू प्रसाद यादव जी के किसी कार्य के लिए आदर भाव रहता है तो इस कार्य के लिए रहता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ ऐसे नेता बनाकर अपने कृत्यों से अपने लिए ही कांटे वो लिए? नहीं, देखिए, लालू प्रसाद जी आज भी कांग्रेस के समर्थक हैं, कांग्रेस को समर्थन करते हैं, हर जगह करते हैं। ठीक है, राजनीति में प्रतिद्वंदिता होती है, लेकिन विचारों की लड़ाई होनी चाहिए। प्रतिद्वंदिता के साथ जो लड़ाई हो वो विचारों की लड़ाई हो। हमारे बिहार में ही आप देख लीजिए कि आज भी वहाँ की लड़ाई जो हुई थी वो भाजपा की मानसिकता के खिलाफ कांग्रेस और माननीय लालू जी की पार्टी ने लड़ा था जी। तो ये भाजपा के विचारों के खिलाफ लड़ाई हुई थी। हमारा लालू जी की पार्टी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी या कोई ऐसी प्रतिद्वंदिता भी नहीं थी, वहाँ हमने साथ में लड़ा। तो विचारों की लड़ाई जहाँ होती है वहाँ भाजपा के विचार और कांग्रेस के विचार बिल्कुल अलग हैं। भाजपा के विचार जनता की नीतियों को जनता को प्रताड़ित करने वाले विचार हैं।
जनता पे सारे बोझ लाद देने वाले विचार हैं। लेकिन कांग्रेस के विचार हमेशा जनहित में, जनता की नीतियों में, जनता के पक्ष में, जनता के साथ, जन समर्थन के साथ, जनता के लिए ही आवाज़ उठाने वाले विचार रहे हैं। तो इसीलिए विचारों की लड़ाई लड़ी जाती है। लालू यादव जी भी जानते थे उस समय जब उन्होंने कांग्रेस के विरोध में जो लड़ा या प्रचार किया, उन्होंने अपने आप को स्टैंड करने के लिए किया। लेकिन आज के समय वो जानते हैं कि कांग्रेस ही इस देश की विचारधारा है, कांग्रेस की ही विचार इस देश के लिए ज़रूरी है। जब कांग्रेस जनता के लिए इतना सोचती ही है, जनता के लिए उसके विचार ही हैं, उसकी नीतियां जनता के लिए ही हैं, और देश के तमाम बड़े नेता जो क्षेत्रीय दलों को चलाते हैं और क्षेत्रों में उनकी अच्छी पकड़ भी है, वो भी ये मानते हैं कि कांग्रेस ही देश की जनता के लिए सही है, फिर कांग्रेस सत्ता से दूर क्यों है? कांग्रेस में किस चीज़ की कमी को देखते हैं आप? देखिए, आज मैं आपको बताऊं कि भाजपा की सरकार जी 2014 में भाजपा के कार्यों पर नहीं बनी थी, हमारी कुछ कमियों पे बनी थी। हर 10 साल पे सरकार का बदलाव हो जा रहा है केंद्र में, लेकिन हम आपको बताएं कि कांग्रेस पार्टी की कुछ कमियां रह गई होंगी जिसे जनता ने पसंद नहीं किया। हम उन कमियों को दूर करके पुनः 2024 में अपनी सरकार केंद्र में बना रहे हैं। आप देखिएगा, कांग्रेस सत्ता से, देखिए, जनता जिधर अपना मुंह मोड़ लेती है, जिधर अपना हाथ बढ़ा लेती है वोट करने के लिए, उसकी सरकार आ जाती है। तो जनता, जनार्दन भाई, जनता तो चुनाव में कहा जाता है ना, जनता ही ईश्वर है, जनता ही सब कुछ है। तो जनता ने मन बनाया था कि कांग्रेस के 10 साल कांग्रेस ने शासन किया, कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार बहुत ज़्यादा बीजेपी वालों ने किया, कांग्रेस के ऊपर कई सारे स्कैम लगाए गए, कई सारे कांग्रेस पे को बताया गया कोयला घोटाला और न जाने क्या क्या काला धन। लेकिन भाजपा ने सारी चीज़ें, कांग्रेस के कमियों को उजागर करके चुनाव लड़ा था। काला धन के लिए को मुद्दे को लेकर इन्होंने चुनाव लड़ा, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर इन्होंने चुनाव लड़ा, महंगाई को लेकर मुद्दे पे इन्होंने चुनाव लड़ा, इन्होंने आपको नारी सुरक्षा पे लेकर चुनाव लड़ा। लेकिन आज इस भाजपा की सरकार में बताइए, किसी एक मुद्दे की पूर्ति अगर भाजपा सरकार ने कर दी हो, या नारी सुरक्षा हो, या पेट्रोल डीजल की महंगाई हो, या काले धन की हो, किसी चीज़ों को नहीं। अगर उनसे इस बारे में सवाल किया जाता है तो वो भागते हैं भाजपा वाले। नहीं तो इनके पास जेब में लिस्ट होती थी, काले धन की सूची होती थी, जिसमें से आज एक भी नाम नहीं आ पाया। तो ये जनता को गुमराह करके सरकार में आए हैं। हाँ, हम मानते हैं कि हम कुछ जगह पे पार्टी, जब सरकार सत्ता में होती है, पार्टी अपनी तरफ से हम तो बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन जनता की शायद आशाओं को पूरी तरह से पूर्ति नहीं कर पाए हम। तो इस कारण हमारी कुछ कमियां रह गई, जो कि कमियां हम अपनी दूर कर रहे हैं, और आने वाले समय में 2024 में हम केंद्र में अपनी सरकार बनाएंगे, और इन्हीं मुद्दों को, जो इनके ये मुद्दे हैं, इन्हीं मुद्दों को हम पूरा करके भी दिखा देंगे। ये जैसा कि आपने कहा कि 2024 में भी यही मुद्दे रहने वाले हैं, तो क्या हम ये मान के चलें कि महिलाओं की सुरक्षा, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये मुद्दे सनातन से आ रहे हैं, देश में कई चुनाव लड़े गए इन मुद्दों पर, आगे भी ये मुद्दे ऐसे ही चलते रहेंगे अनंत तक? देखिए, आपको मैं बताऊं, आप उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, आपने देखा हाथरस कांड। जी, महिला, भाजपा ने नारी सम्मान का वचन लिया था ना, फिर हाथरस कांड कैसे हो गया? पुलिस प्रशासन और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उस महिला के साथ जिस तरह से बर्बरता किया, या उसके परिवार के साथ जिस तरह से बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, क्या वो उचित था? वो उचित नहीं था। और कोई भी चुनाव हम लड़ते हैं तो जनता का मेन उद्देश्य यही होता है, रोजगार, भ्रष्टाचार और सुरक्षा। ये 3 चीज़ पे ही चुनाव हमेशा लड़ी जाती है। और अगर हम इन तीनों चीज़ों पे चुनाव, ये आप यही चुनाव नहीं, पिछला चुनाव देखिए, कांग्रेस ने जब अपनी सरकार सन 2004 में बनाई थी, तब भी महंगाई मुद्दा था, उस पर हमने सरकार बनाया था। बीजेपी के उसमें था कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, महंगाई ये है, प्याज के दाम इतने बढ़ गए, तो हम 2004 में कांग्रेस ने सरकार अपनी बनाई थी। लेकिन कांग्रेस 2010 में गई तो लोग यही मुद्दा बना के गए कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। लेकिन आज पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, गैस सिलेंडर का दाम आप देख ही रहे हैं, खाद्य सामग्री या खाने की जो भी सामान है, जो भी वस्तुएं हैं, उसके दाम बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन टैक्सेस बढ़ रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है, दाम बढ़ेंगे सारी चीज़ों के। तो इन सब चीज़ों पे अगर अंकुश नहीं लगाया जाएगा तो मध्यम वर्गीय परिवार, जो सबसे ज़्यादा वोटर है हमारे क्षेत्र में, उनका क्या स्थिति होगा? तो मुद्दे तो वही हो जाते हैं हर बार। एक मध्यम वर्गीय परिवार की यही सोच होती है कि उसके पास रोजगार हो और भ्रष्टाचार ना हो, जिसे मुझे पैसे देकर रोजगार लेना हो। तो मुद्दे तो हम यही लेके चलेंगे, हर बार यही मुद्दे चलते हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में प्रियंका जी का एक स्टेटमेंट आया था कि जिन सीटों पर कांग्रेस मजबूत है वहाँ पर हम जीतने के लिए लड़ेंगे, जहाँ पर हमारी स्थिति मजबूत नहीं है वहाँ पर हम भाजपा के वोट काटने के लिए लड़ेंगे।
2022 में जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस की क्या भूमिका रहने वाली है इन चुनावों में, और उसमें भी साहिल विक्रम तिवारी की क्या भूमिका रहने वाली है कांग्रेस के लिए? देखिए, निश्चित तौर पे इस बार 2022 की सरकार हम पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन की मजबूती के लिए अपने न्याय पंचायत स्तर से नहीं, ग्राम पंचायत स्तर तक के अपने संगठन को मजबूत किया है। हर जगह पे नई कमेटी बनी है, ग्राम पंचायत स्तर तक की हमारी एक कमेटी तैयार हुई है, अब बूथ मैनेजमेंट हमारा चल रहा है। तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी 2022 के चुनाव में अपने संगठन के कार्यकर्ताओं के दम पे चुनाव लड़ेगी, अपने संगठन, और चुनाव हमारा संगठन लड़ेगा। कांग्रेस पार्टी अपने संगठन के दम पे चुनाव लड़ेगी, और निश्चित तौर पे इस बार सरकार अगर हम बना लेंगे अपनी मेहनत से तब तो और अच्छा है, और अगर सरकार हम नहीं बना पाएंगे तो ये याद रखिएगा, अगर हम किंग नहीं बनेंगे तो किंग मेकर ज़रूर बनेंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ गोरखपुर कांग्रेस कमेटी के जिला महासचिव श्री साहिल विक्रम तिवारी जी। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। हम अपने तमाम दर्शकों से यह निवेदन करते हैं कि अगर आप यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। बाकी आप जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपका साथ ही देता है हमें हौसला। देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन बादल के साथ मैं दिव्यांश रंजन द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।